हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की एक और क्लास। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कारण है कि यूरोप में इतना अधिक स्नोफॉल होता है, इतनी अधिक हिमवर्षा होती है, और इस हिमपात और इस क्लाइमेटिक कंडीशन में भी, इस जलवायुवी स्थिति में भी क्या कारण है कि लोग जो है वो हमेशा यूरोप विजिट करने जाते हैं। ये टॉपिक हमारे कन्वेंशनल सिलेबस में कहाँ आता है तो याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं स्थानीय पवने, और पवनों के चैप्टर में चलते हुए हम अभी इस स्थान पर हैं कि देखिएगा ध्यान से, हमने देखा कि पवने बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। मैं बहुत ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में मैं प्रीवियस 3 वीडियो से डिस्कस कर रहा हूं। एक होती है स्थानीय पवने, एक होती है स्थायी, एक होती है स्थानीय, तथा एक जो हम अभी इसके पहले देख चुके हैं, ये पवने उस प्रकार की हैं जो केवल और केवल कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं और कुछ समय अवधि में देखने को मिलती हैं, जिसे कहा जाता है आवधिक पवने। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हम चलते हुए स्थानीय पवनों वाले पार्ट में थे, यानी कि स्थायी पवने, व्यापारिक, ध्रुवीय, पछुआ, पूर्वा, इन पवनों को हमने देखा। इसके अलावा हमने आवधिक पवनों के बारे में सिर्फ ऊपर से देखा क्योंकि इसके बारे में हम इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमने देखा स्थानीय पवनों के बारे में, और स्थानीय पवनों में भूआकृति और क्षेत्र के आधार पर थी। भूआकृति में स्थल, पर्वत, घाटी और समुद्री समीर के बारे में हमने देखा, जिसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम पहले ही प्ले कर चुके हैं। और इसके अलावा अब हम जो देखना स्टार्ट कर रहे थे वो था क्षेत्रीय पवने, और क्षेत्रीय पवनों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा था बच्चों। एक है कोल्ड अर्थात ठंडी, और एक है वार्म अर्थात गर्म। फाइन, तो इसके बारे में हम देख रहे थे, और लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था अबाउट शीतल, ठंडी, कोल्ड स्थानीय पवनों के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस प्रकार, अब देखिए ध्यान से, इसी का कंटिन्यूएशन आज है। ये देखिए, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका। आप पाएंगे कि दक्षिणी अमेरिका से ऊपर की दिशा में जाने पर यहां पर आपको एक और महाद्वीप देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका। और याद रखिए, नॉर्थ अमेरिका से इस प्रकार आप अलास्का ड्रॉ करेंगे, और अलास्का को ड्रॉ करने के पश्चात आप इस प्रकार से नीचे आएंगे, इसे कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका। क्लियर? अब यहां देखने को मिलेगा बच्चों अफ्रीका, और इस प्रकार से अफ्रीका ड्रॉ करने के बाद आप आएंगे अरब के प्रायद्वीप में। अरब के प्रायद्वीप से देखने को मिलेगा ग्रेट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, दुष्ट चाइना वाला पार्ट, कोरियन पेनिनसुला, हमारा मित्र रशिया वाला पार्ट, और इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ आपको मिलेंगे यूरोप और स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट। और याद रखिए, इस प्रकार से चलते हुए आप ऊपर जाएंगे, यहाँ आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। फाइन, चलिए, तो इस प्रकार से ये वर्ल्ड मैप बनके रेडी है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ कोल्ड विंड के बारे में, कुछ ठंडी पवनों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर आपको देखने को मिलता है एक पर्वत श्रेणी जिसे कहा जाता है रॉकीज, और इसी के सापेक्ष आपको इस दिशा से आती हुई एक ठंडी स्थानीय पवन दिखेगी जिसे कहा जाता है चिनूक। और ये चिनूक पवन रॉकीज के ऊपर आती है। और याद रखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दिशा से आती है ध्रुवीय पवने, और याद रखिए ध्रुवीय पवने यूएसए के एग्रीकल्चर अर्थात कृषिगत उत्पादन क्षमता को अत्यधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। परंतु चिनूक के आगमन के साथ ये जो है ये ओवरकम होना प्रारंभ होता है, क्योंकि चिनूक एक गर्म है। हमने वास्तविकता में स्टार्ट करा था गर्म के साथ। क्लियर? तो देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा इस स्थान पर, यहां आपको देखने को मिलता है एल्प्स। और याद रखिए, यहां से आपको फिर से एक ठंडी पवन देखने को मिलती है, और इस फिर से गर्म पवन देखने को मिलती है। और इस प्रकार से जो है हमने आगे इसको फॉन के रूप में देखा था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसी प्रकार से यहां से भी एक पवन चलना प्रारंभ होती है, और इसी प्रकार से यहां से भी एक पवन चलना प्रारंभ होती है।
ऊपर एवं नीचे की दिशा में। क्लियर। और ये जो ऊपर की दिशा में जाने वाली पवन है बच्चों, इसे कहा जाता है, आई थिंक आपने वीडियो देखा होगा, यह पवन वास्तविकता में जो यूरोप है यहां ब्लड रेन कॉज करती है। फाइन। अब अगर मैं आपसे कहूं नीचे आने वाली जो पवन है इसे कहा जाता है हरमतान, और इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है बच्चों कि यहां पर जो आर्द्रता अधिक होती है, इस आर्द्रता को ये कम कर देती है, जिससे इस स्थान पर जो रोग होने का परसेंटेज है, जो डिजीजेस होने का परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, ये कम होती है। फाइन। ये जो ऊपर जाने वाली विंड है, ये ऊपर जाने वाली इस विंड को कहा जाता है शिरक्को। क्लियर। ये हमने देख रखा था गर्म पवनों के चैप्टर में। क्लियर। अब आते हैं कुछ ठंडी पवनों के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर कुछ ठंडी पवनें इस प्रकार से हैं कि, अब देखिए ध्यान से, याद रखिए, आपको डायग्राम बेहतर तरीके से बनाना आना अत्यंत आवश्यक है। और अगर मैं आपसे कहूं तो आप यूज कर रहे होंगे ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में जो भी एडिशन हो उसमें 62 से 64 के बीच में या 66 के बीच में आपको यूरोप का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दिख जाएगा। इसमें बहुत सारी माइन्यूट मार्किंग्स हैं। इस मार्किंग को आवश्यक रूप से आप करेंगे। जैसे ये मैं आपको बनाऊं तो इस प्रकार से आपको यहां पर दिखेगा यूरोप के मैप में, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यूरोप का महाद्वीप। और याद रखिए यहां पर इस प्रकार से आप आएंगे तो यह है अफ्रीका वाला पार्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, यह अफ्रीका है, अफ्रीकी महाद्वीप। यहां से चलते हुए आएगा तो यहां पे आपको एक दिखेगा ब्लैक सी, यहां पर आपको दिखेगा कैस्पियन सी। और याद रखिए ब्लैक सी ये है कैस्पियन सी। अब आप सभी लोग अपने एटलस में मार्किंग करेंगे बच्चों, और मुझे बताएं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ब्लैक सी के साथ अपनी बॉर्डर बनाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ब्लैक सी के साथ बनाने वाले नेशंस, बॉर्डर बनाने वाले नेशंस, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको कहते हैं ब्रूट जी। फाइन। कौन कौन से नेशन है? तो बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया। ये वो नेशंस हैं जो बेसिकली बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ? ब्लैक सी के साथ। क्लियर। और ऐसा ही कैस्पियन सी के साथ भी कुछ नेशंस जो है वो बॉर्डर बनाते हैं। और याद रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ यूपीएससी का मैपिंग वाला पार्ट। तो याद रखिए कन्वेंशनल प्लस मैपिंग साथ में आप डन करेंगे। क्लियर। इसके लिए याद रखिएगा ARTIK। फाइन। क्या है ये नेशन? अजरबैजान, रशिया, टर्की, ईरान और कजाकिस्तान। ये वो नेशंस हैं जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर बनाते हैं। क्लियर। अब इसी के साथ ये भी याद रखिए ये है भूमध्य सागर। और याद रखिए भूमध्य सागर के साथ वो राष्ट्र जो बॉर्डर बनाते हैं, यानी कि वो नेशंस जो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, वो यूरोप के नेशंस कभी नहीं पूछेगा। क्लियर। वो पूछेगा कौन सा पार्ट बच्चों? तो वो पूछेगा एशिया के वो राष्ट्र, एशिया कह लूं प्लस अफ्रीका कह लूं, वो राष्ट्र जो इन महाद्वीपों से बिलोंग करते हैं और भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि इन नेशंस को कहा जाता है, फाइन, क्या है ये? सीरिया, इजराइल, लेबनान और टर्की। फाइन, यानी कि तुर्की, लेबनान, इजराइल और तथा सीरिया। तो ये वो नेशंस हैं जो एशिया से बिलोंग करते हैं लेकिन भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब इसमें भी याद रखिएगा, एक यहां पर आपको यूरोप के पॉलिटिकल मैप में जब आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा सबसे शुरुआत में इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर, एक सेकेंड, ब्लैक, फाइन, यहां पर आपको एक आइलैंड बना हुआ दिखाई देगा जिसमें कोई भी नाम नहीं लिखा होगा।
फाइन। और ये ग्रे कलर से बना होगा, इसे कहा जाता है साइप्रस। तो याद रखिए जो साइप्रस है ये द्वीप बेसिकली एक देश है, और ये देश बिलोंग करता है एशिया से, लेकिन ये भूमध्य सागर के अंदर आता है। तो एशिया का वह राष्ट्र जो भूमध्य सागर के अंदर आता है उसे कहा जाता है साइप्रस। क्लियर। एशिया या मैं कहूं वो राष्ट्र जो ना अफ्रीका से हैं, जनरली अफ्रीका को अवॉइड करेंगे हम, एशिया से खासकर फोकस्ड है, तो वो राष्ट्र जो एशिया से बिलोंग करते हैं तथा भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। मैं अफ्रीका के नेशंस को अभी काउंट नहीं कर रहा हूं, इसमें ये नेशंस आते हैं सबसे पहले सीरिया, इजराइल, लेबनान और टर्की या तुर्की। क्लियर। ये राष्ट्र मुख्य रूप से आते हैं। अब आपका वर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से अफ्रीका के नेशंस हैं जो बॉर्डर बनाते हैं विथ, जस्ट अ सेकेंड, कौन कौन से राष्ट्र हैं जो बॉर्डर बनाते हैं विथ मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर। क्लियर है। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, अब अगर मैं आपसे कहूं, एक छोटा सा पार्ट हमने मैपिंग का देखा कि ये है बेसिकली भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के अंदर यहां पर आपको एक द्वीप दिखेगा जो एशिया से बिलोंग करता है, एक नेशन है साइप्रस। इसके अलावा यहां आपको ब्लैक सी मिलेगा। ब्लैक सी के अंदर याद रखिए कौन कौन से राष्ट्र इसके साथ सीमा साझा करते हैं, इसे हम देखते हैं ब्रूट जी के नाम से, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की और जॉर्जिया। इसके अलावा कैस्पियन सी के साथ कौन कौन से जो है राष्ट्र बॉर्डर बनाते हैं, इसमें आता है अजरबैजान, रशिया, टर्की, इजराइल और लास्ट वन इज कजाकिस्तान। क्लियर। फाइन। अब देखें आगे चलते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस स्थान पर, बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, इसे कहा जाता है एल्प्स। क्लियर। एल्प्स के अंदर आप देखेंगे तो इसका एक एक्सटेंशन है, इसका एक विस्तार है जो जाता है इस स्थान पर और एक इस स्थान पर। आप लोग एटलस में मार्क करेंगे बच्चों तो आपको दिखेगा इस स्थान पर है एपेनाइन माउंटेन्स। क्लियर। अब ये जो एपेनाइन माउंटेन्स है ये जाते हैं इटली। क्लियर। और इसी प्रकार से ये देखेंगे तो इसे कहा जाता है पिंडस। मैं यहां मार्किंग इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज मुझे यहां पर आगे अभी लिखना है। फाइन। तो यहां पर है जो माउंटेन, इसे कहा जाता है पिंडस। और याद रखिए पिंडस जाता है ग्रीक। तो ग्रीक और इटली जो वास्तविकता में एंशिएंट टाइम में काफी फेमस थे अपने रिलीजियस वैल्यूज के लिए, अपनी कल्चरल वैल्यूज के लिए, अपने गॉड्स के लिए। फाइन। पोप की नगरी कहा जाता है इटली को। और याद रखिए इटली की कैपिटल है रोम, और रोम के पास आपको एक प्लेस मिलेगा, मार्क करिएगा बच्चों एटलस में, उस प्लेस का नाम है वेटिकन सिटी। और याद रखिए वेटिकन सिटी को अर्थ का स्मॉलेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन कहा जाता है, अर्थात क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि दोनों से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। फाइन। इसके अलावा याद रखिए जो ग्रीक है इसकी कैपिटल, जो ग्रीस है इसकी कैपिटल है, आई थिंक आपने सुना होगा ओलंपिक्स के बारे में। फाइन। एथेंस इसकी कैपिटल है, जो जहां से ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे। क्लियर। चलिए तो ये एल्प्स है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी ठंडी पवनें हैं जो इस स्थान में देखने को मिलती है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि क्या कारण है कि इटली जो नीचे आता है, यहां कहीं से आपको जो है वो इटली का एरिया दिखाई देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि इटली ज्यादा पास है किसके, भूमध्य रेखा के, अर्थात यहां कहीं नीचे से भूमध्य रेखा पास हो रही है, इक्वेटर पास हो रही है, इटली इक्वेटर के ज्यादा पास है। और अगर मैं कहूं यहां कहीं पर आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा। फाइन। यानी कि डेनमार्क नामक नेशन ध्रुवीय क्षेत्र के ज्यादा पास है तथा इटली नामक राष्ट्र भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है। पर क्या कारण है कि जितनी स्नोफॉल, जितना हिमपात वास्तविकता में इटली में होता है, इतना हिमपात आपको डेनमार्क में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। जबकि जो डेनमार्क है वो ज्यादा पास है ध्रुवीय क्षेत्रों के, और जो इटली है वो ज्यादा पास है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के। क्लियर। इसका रीजन क्या है? तो बच्चों इसका रीजन समझिएगा, इसका रीजन है स्थानीय पवने। अब यहां समझिएगा बच्चों, एक विंड है, एक पवन है जिसे कहा जाता है मिस्ट्रल। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं यहां इस दिशा से एक पवन चलती है, इस पवन को कहा जाता है मिस्ट्रल। अब ये इटली के तो वैसे समानांतर रहती है,
पर इसी की एक दूसरी जो है वो लिम है, इसी की एक दूसरी ब्रांच है, वह भी हम अभी देखने वाले हैं। फाइन। तो ये जो लिम है या ये जो पवन है ये इस प्रकार से आगे जाती है, और याद रखिए ये अलग ऋतु में चलती है। और ये पवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पवन की, इसे कहा जाता है मिस्ट्रल, और इस पवन की सबसे बड़ी विशेषता, जस्ट अ सेकेंड, इस पवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जानने लायक बात यह है कि इसकी स्पीड बेसिकली बहुत हाई होती है। और याद रखिए इसकी अत्यधिक उच्च वेग जो कि नियर अबाउट 120 किलोमीटर पर सेकंड तक जाता है, फाइन, पर आवर तक जाता है। याद रखिए इसी वेग के कारण यूरोप के अंदर जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। इवन जब ये विंड का अराइवल होता है, जब इस पवन का किसी क्षेत्र में आगमन होता है, तो उस समय उस क्षेत्र में अगर किसी स्थान पर कम्युनिकेशन के ओपन नेटवर्क्स हों, यानी कि अगर बड़े पोल्स हों या फिर जो है ओपन वायरिंग्स हो, ये उस पूरी वायरिंग को और उस पोल को उखाड़ कर ले जाती है कई बार। और यहां तक की बात यह है कि यूरोप में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस क्षेत्र में इस पवन का जो है प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, वहां पर पवन जिस दिशा से आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उस दिशा में सॉलिड वॉल बनाई जाती है। और याद रखिए उसमें कोई भी खिड़की या दरवाजे नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये पवन के रास्ते में अगर कहीं खिड़की या दरवाजे आते हैं किसी वॉल में तो इसे तोड़ती हुई आगे प्रवेश कर जाती है। और यही कारण है कि आपको यूरोप में खासकर उन क्षेत्रों में जहां इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, वास्तु काफी फेमस दिखेगा। आई थिंक आपने सुना होगा वास्तुशास्त्र के बारे में। क्लियर। अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज, मिस्ट्रल कहां चलती है? तो मिस्ट्रल चलती है यूरोप में। यूरोप में भी खासकर कहां चलती है, किस दिशा से चलती है? तो एल्प्स की तरफ से एंटर करना स्टार्ट करती है, प्रवेश करना स्टार्ट करती है। अब ये पवन अभिमुख और ये पवन विमुख क्षेत्र है, ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है। क्लियर। तो इस दिशा से पवन का प्रवाह होता है, और प्रवाह होने के पश्चात ये यूरोप में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय अंतराल में हिमपात अर्थात स्नोफॉल कराती है। क्लियर हुआ? इसे मिस्ट्रल कहा जाता है। और मिस्ट्रल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में यह ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मीडियम्स को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगी, इसको खत्म कर देगी। और सबसे बड़ी समस्या यूरोप के लिए इस विंड की वेलोसिटी ही है। क्लियर हुआ? अब इसी के साथ एक और पवन होती है बच्चों, जो इस साइड से, अब ध्यान से देखिएगा। फाइन, मैं दूसरा एक मैप ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। ये है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से ग्रीक, इस प्रकार से इटली, और इस प्रकार से यूरोप का अदर भाग। क्लियर। यहां पर आपको फिर से देखने को मिलेगा अफ्रीका अर्थात अफ्रीकन महाद्वीप। और अब देखें ध्यान से, याद रखिए कि यहां पर आपको देखने को मिलते हैं पिंडस माउंटेन्स, यानी कि पिंडस पर्वत श्रेणी, और यहां पर आपको देखने को मिलती है एपिनाइन पर्वत श्रेणी। क्लियर। अब देखें ध्यान से, ये एपिनाइन है बच्चों, ये एल्प्स है, और ये इस प्रकार से उत्पत्ति है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक पवन है जो चलना प्रारंभ करती है एपिनाइन की ओर। क्लियर। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक पवन है जो चलना प्रारंभ करती है इस दिशा की ओर। क्लियर। यहां पर आपको एपिनाइन पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, और ये इस प्रकार से चलती हुई जाती है। अब याद रखिए ये किस दिशा में जा रही है? ये दिशा में जा रही है इटली के। फाइन। तो ये इटली की दिशा में चलने वाली जो पवन है, ये पवन, पहली चीज तो ये काफी ज्यादा क्या है बच्चों, ठंडी है, और इसका स्पीड ज्यादा नहीं होती, यानी कि इसका जस्ट अ सेकेंड, इसका वेग ज्यादा नहीं होता, परंतु याद रखें बच्चों इसका तापमान बहुत कम होता है, अर्थात इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है।
और इसके अत्यधिक इसके अत्यधिक वेग नहीं, इसके अत्यधिक कम तापमान के कारण ये इटली में हिमपात या स्नोफॉल कराने के लिए जिम्मेदार होती है। और याद रखिए, कुछ स्थानों पर इटली में 10 से 11 फीट तक स्नोफॉल होती है इस पवन के कारण। तो याद रखिएगा, इटली के अंदर स्पेसिफिकली, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों से दूर तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के पास होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा स्नोफॉल या हिमपात होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है इस दिशा से इस दिशा की ओर, अर्थात पिंडस से एपेनाइन की दिशा की ओर चलने वाली ये पवन। अब याद रखिए बच्चों, इस पवन को कहा जाता है बोरा। क्लियर? और यह भी याद रखिए कि इससे मिलता जुलता एक नाम और है। अब यहां मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक एग्जाम हॉल मैजिक और एक एग्जाम हॉल फियर होता है। ठीक है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में जाते ही आपको एक अजीब सा डर लगेगा। फाइन, और उस एंजाइटी में, उस डर में आप क्या करेंगे? आपको वहां बोरा, ये जो नाम है, फाइन, इसे हिंदी में बोरा इस प्रकार से लिखा जाता है। ये नाम जो है वो आपको कुछ अलग सा दिखाई देगा। हो सकता है आप अगली पवन बुरॉन इसके साथ कंफ्यूज हो जाएं। तो याद रखिए, बोरा ये पवन चलती है यूरोप में, फाइन, और ये जो पवन है ये चलती है एशिया में, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो बोरा है ये पवन एपेनाइन माउंटेन की तरफ पिंडस माउंटेन से चलना प्रारंभ करती है तथा इटली में बहुत अधिक हिमपात कराती है। क्लियर हुआ? अब हम इसके बाद देखने वाले हैं दो अन्य पवनें। फाइन, तो हमने अभी समझा क्या है? अभी हमने समझा है कि यूरोप के अंदर वो राष्ट्र जो भूमध्य सागर के ज्यादा करीब होता है, उस राष्ट्र में भी बहुत ज्यादा स्नोफॉल, हिमपात क्यों होता है। क्लियर हुई बात बच्चों? अब देखें, हम नेक्स्ट विंड देखने वाले हैं, अगली पवन देखने वाले हैं। यह पवन चलती है उत्तरी अमेरिका में। अब ध्यान से देखिए, मैं छोटा सा एक मैपिंग वाला पार्ट आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ढूंढ कर लाएं, मैं आपको बताने को मैं अभी बता सकता हूं, पर आप थोड़ा सर्च करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप जब ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में पेज नंबर 60 से 66 के बीच में, अलग अलग एडिशन में है, यूरोप का पॉलिटिकल मैप देखते हैं तो आपको यहां पर कुछ द्वीप दिखाई देंगे। क्लियर? आपको इस प्रकार से कुछ द्वीप देखने को मिलेंगे। यूपीएससी को बच्चों बहुत इंटरेस्ट है यूरोप के पॉलिटिकल मैप में, और आप मुझे देखकर बताएंगे कि भूमध्य सागर के अंदर उपस्थित द्वीपों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है। तो मैं अगर आपको एक हिंट दूं तो सबसे पहले यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है साइप्रस। फाइन, साइप्रस से आगे जाएंगे तो यहां पर आपको एक और द्वीप मिलेगा। इस द्वीप को कहा जाता है क्रेटे। और याद रखिए, क्रेटे को ओन करता है, यानी कि क्रेटे किस राष्ट्र का भाग है? तो क्रेटे ग्रीक का पार्ट है। क्लियर? इसी प्रकार से आप आगे जाएंगे तो यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है सिसिली, और सिसिली द्वीप को ओन करता है इटली। इसी प्रकार से सर्डिना देखने को मिलेगा, बैलेरिक देखने को मिलेगा, और बाहर जाएंगे तो यहां पर भी आपको कुछ द्वीप देखने को मिलेंगे। फाइन, तो अब आपका यह होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में इस मैपिंग वाले पार्ट को मैं कवर करूंगा कि भूमध्य सागर के अंदर उपस्थित द्वीपों का क्रम किस प्रकार से है। साइप्रस, क्रेटे, सिसिली, सर्डिना, बैलेरिक, कोर्सिका और आगे एक और द्वीप है। इन सभी का क्रम देखें और मुझे बताएं कि इन द्वीपों को कौन सा राष्ट्र ओन करता है, कौन सा देश इसे अपना पार्ट रखता है। क्लियर है? आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इससे 1-to-1 इंटरेक्शन बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं आपसे कहूं कि ये पार्ट हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये है उत्तरी अमेरिका, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को कहा जाता है उत्तरी अमेरिका। क्लियर? अब इसे देखें, मैं छोटी सी मैपिंग यहां पर बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे कहा जाता है बच्चों, यहां पर जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, आप मुझे बताएं वीडियो पॉज करके कि यहां पर कौन सी गल्फ है, कौन सी खाड़ी है। ओके, अब देखें, इसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर? और यहां पर एक खाड़ी है, इसे कहा जाता है बे ऑफ हडसन, यानी कि हडसन की खाड़ी। ठीक है, यहां हडसन रिवर जो है अपना पानी रिलीज करती है। ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहां पर आपको एक रिवर दिखेगी, यहां अगर आप मैप पर देखें तो 73-74 पेज नंबर के आसपास वो आपको मैप दिखेगा। यहां पर जो रिवर जाती है इसे कहा जाता है मिसिसिपी रिवर। फाइन। और जो मिसिसिपी रिवर है, मिसिसिपी रिवर है, इसके लिए याद रखिएगा बच्चों कि ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है। और ये भी याद रखिएगा कि ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का डेल्टा बनाती है। फाइन। और ये याद रखिएगा, ऐसा डेल्टा वर्ल्ड में ओनली यही रिवर बनाती है। फाइन। ओनली दिस रिवर कैन मेक दिस टाइप ऑफ डेल्टा। इस प्रकार का डेल्टा जो है यही रिवर बनाती है, यही नदी बनाती है। और याद रखिए, इस डेल्टा को बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। फाइन। हिंदी में भी इसी प्रकार का टर्म यूज होगा, तो याद रखिए बर्ड फुट डेल्टा। और इस डेल्टा की क्या विशेषता है मैं आगे आपको फिर किसी चैप्टर में से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज यहां आपको मिलेगा क्या बच्चों, मैक्सिको की खाड़ी। यहां पर आपको मिलेगा बे ऑफ हडसन, यानी कि हडसन की खाड़ी। और याद रखिएगा कि यहीं सामने आपको कुछ द्वीप मिलेंगे, जिन द्वीपों को कहा जाता है कैरेबियन द्वीप। और इन्हीं कैरेबियन द्वीप को कहा जाता है वेस्ट इंडीज। क्लियर? अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि यहां कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, जैसे क्यूबा। फाइन। तो अपने नोट्स में ऐड करें बच्चों कि क्यूबा फेमस है अपने शक्कर के उत्पादन के लिए, साथ में क्यूबा फेमस है क्यूबियन सिगार के लिए भी। फाइन। और क्यूबियन सिगार क्यों न्यूज में आया था या क्यों न्यूज में रहता है, तो हिटलर जो है वो क्यूबियन सिगार पीता था। और आपको एक क्यूबा में मिलेगा सिगार म्यूजियम भी, जहां पे विश्व की जो इंडिजिनस सिगार्स हैं, जो उस क्षेत्र के उत्पाद से बनने वाली सिगार्स हैं, उसका म्यूजियम भी है क्यूबा में, इंटरनेशनल सिगार म्यूजियम। और यह भी याद रखिएगा कि भारत से भी इसके लिए एक सिगार गई थी। फाइन। जिसे हम बीड़ी बोलते हैं। फाइन। फाइन। और इसे कहा जाता है इंडिजिनस हाउस होल्ड सिगार्स, अर्थात बीड़ी। फाइन। और ये जो बीड़ी है ये भी क्यूबा में जो म्यूजियम है वहां पर लगी हुई है। फाइन। तो क्यूबा सबसे पहले अपने शक्कर के उत्पादन के लिए, साथ में अपने क्यूबियन सिगार के लिए, सिगार म्यूजियम के लिए फेमस है। इसके अलावा यहां एक और राष्ट्र देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है बहामास। बहामास हवाई क्लोथिंग के लिए। हवाई क्लोथिंग क्या होती है तो आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा, लूज शर्ट्स होती हैं, प्रिंटेड शर्ट्स होती हैं, बहुत भड़कीले कलर का उपयोग करा जाता है, इसे हवाई क्लोथिंग कहते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों इंडिया में क्या किसी क्षेत्र में आपको देखने को ये मिलता है कि स्नानम ध्यानम करोति, अर्थात अगर कोई पर्सन जो है वो किसी नदी के किनारे, गंगा हो, यमुना हो, आप ये नर्मदा देखें या कावेरी कृष्णा देखें, इस रिवर में स्नानम ध्यानम करोति यानी कि स्नान करने जा रहा है, तो क्या वो स्लीपर्स पहन के जाएगा? नो। पर आप देखेंगे कि यूरोप में, खासकर अगर आप इंडिया में भी देखें तो आप गोवा में जब स्नानम ध्यानम करोति अर्थात बीचेस में जाएंगे तो आप इस चीज को पाएंगे कि व्यक्ति जो है स्लीपर्स पहनकर जाता है। इसका कारण क्या है? ये कल्चर कहां से आया? इस कल्चर को कहते हैं हवाई कल्चर। और हवाई कल्चर क्यों है तो याद रखिएगा बच्चों, बहामास से ये निकला है। और बहामास से क्यों निकला तो याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में कोरल्स काफी पाए जाते हैं, प्रवाल भित्ति काफी पाई जाती हैं। और प्रवाल भित्ति जो है वो एक प्रकार का एक्सोस्केलेटन एनिमल होता है, यानी कि इनका जो कंकाल तंत्र है इनके शरीर के बाहर होता है। और याद रखिए कि ये तटीय क्षेत्रों के आसपास होते हैं, इसी पर पवनों का जो है, इसी पर जो है वो लहरों का प्रहार होता है। प्रहार होने से ये जीवों के जो अवशेष हैं ये आपको बीचेस में मिलेंगे। और जब ये बीचेस में आ जाते हैं
तब उस क्षेत्र में इनका विघटन होता है और इनके अपर्दन अपक्षय के कारण सफेद कलर का पदार्थ बनता है, क्योंकि जो हड्डियां होती हैं ये बनी होती है कैल्शियम से और कैल्शियम का कलर होता है सफेद। और यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अर्थात आपको देखने को मिलता है टूरिज्म, उस क्षेत्र में आपको खासकर देखने को मिलेगा रेत का कलर जो है सफेद हो जाता है। और सफेद होने का कारण होता है इन्हीं प्रवालों की उपस्थिति। इन प्रवालों के अंदर आपको बोन्स देखने को मिलेंगी और ये जो बोन्स हैं ये उन बीचेस में पड़ी होती हैं, जो कि जब आप जाएंगे स्नानम ध्यानम करोति करने तो उस स्थान पर आपके पैर में लगने का खतरा होगा। और यही कारण है कि हवाई क्लोथिंग में स्लीपर्स आती हैं, यानी कि स्लीपर कल्चर, यानी कि चप्पलों का, बीचेस में चप्पलों के उपयोग का कल्चर। ये कहां से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है बहामास से। तो याद रखिए, हवाई क्लोथिंग, लूज क्लोथिंग, रबर स्लीपर्स, इसका कल्चर आया बहामास से। तो हमने क्यूबा देखा, क्यूबा के अलावा बहामास देखा, बहामास के अलावा यहां पर आपको जमाइका दिखेगा। और जो जमाइका है ये फेमस है अपने टोबैको अर्थात तंबाकू के उत्पादन के लिए। तो क्यूबा, बहामास, जमाइका, इसके अलावा आप इसे पूरा मैप पर मार्क करेंगे, इसे ग्रेटर एंटिलीज तथा लेसर एंटिलीज कहा जाता है। क्लियर? यहीं पर जो है वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। फाइन। और सॉरी, वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ था। वास्को डी गामा से पहले यहां पर आगमन हुआ था उस व्यक्ति का जिसने अमेरिका को डिस्कवर करा था। फाइन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई थिंक आप सभी ने कोलंबस का नाम सुना होगा और कोलंबस ने यहां पर इस क्षेत्र को देखने के बाद यह समझा था कि वो पहुंचा है कहां? भारत। और यहां से कुछ लोगों को पकड़ कर ले गया, जिसे उसने नाम दिया वेस्ट इंडीज के लोग अर्थात रेड इंडियंस। क्लियर? और इसलिए आज भी इसका नाम वेस्ट इंडीज है। चलिए हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखें, ये छोटी सी मैपिंग वाला पार्ट है। इसी प्रकार मैं स्मॉल मैपिंग्स जो है अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग पार्ट में आपको कराता रहूंगा। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है रॉकीज। तो जिस क्षेत्र में हमने ड्रॉ करा था बच्चों, यहां पर जस्ट अ सेकेंड, यहां पर कुछ पवनें जो आती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से। तो इस प्रकार से इन ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी पवनों को, फाइन, जो ठंडी पवनें आती हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। चलिए, यहां से जो पवनें आती हैं, इन ठंडी पवनों के लिए याद रखिएगा ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं और ये बेसिकली यूएसए तथा कनाडा, इन दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक हिमपात ये कराती हैं। और इस पवन को इस क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, इसे यूएसए और कनाडा में, इस ध्रुवीय पवन को यूएसए और कनाडा में ब्लिजार्ड कहा जाता है। अच्छा, और ब्लिजार्ड के लिए कभी कभार कुछ अन्य नाम भी यूज होते हैं, जैसे इसे कभी कभार हिंदी में ट्रांसलेट करते टाइम हिमकारक पवन भी कहते हैं। फाइन। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लिजार्ड का रशिया में भी अराइवल होता है, रशिया में भी देखने को मिलती है, तब इसका नाम कुछ अलग होता है। फाइन। तो इसे कहा जाता है बच्चों ब्लिजार्ड। ये डी है। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, इसे ब्लिजार्ड कहा जाता है। और याद रखिए, ब्लिजार्ड को कई बार हिमकारी पवन भी कहते हैं। और यूएसए में बहुत सारे स्थानों पर जब ये चलती है तो वहां पर बहुत अधिक, यूएसए और खासकर कनाडा में बहुत अधिक हिमपात कराती है। क्लियर है? ये ध्रुवीय पवनों का ही एक लोकल बट स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। फाइन। चलिए, अब इसके अलावा इसी प्रकार से आपको एक और पवन देखने को मिलेगी। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं एशिया, ये इंडिया है बच्चों, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये दुष्ट चाइना, कोरियन पेनिनसुला, ये कामचटका का प्रायद्वीप। और याद रखिएगा, फाइन, अब याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है, यहां से इस प्रकार से एक पवन चलती हुई आती है। फाइन, इस प्रकार से एक पवन चलती हुई आती है और ये भी ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली एक पवन है। यह भी ध्रुवीय पवन का
एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म है जो शीत ऋतु में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसे बोरॉन कहा जाता है। और ये याद रखिएगा, ये एशिया में बहुत सारे स्थानों पर और खासकर साइबेरिया में ये खासकर बहुत अधिक हिमपात कराती है। बट याद रखिएगा, ये कभी भी भारत में प्रवेश क्यों नहीं कर पाती, तो इसका मुख्य कारण है कि इन पवनों के सापेक्ष आपको देखने को मिलेगा कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए हिमालय हमेशा उपस्थित रहा है और यही कारण है कि ये पवनें भारत में प्रवेश नहीं करती। अन्यथा की स्थिति में अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय अनुपस्थित होता, तो हिमालय की अनुपस्थिति में जो ध्रुवीय पवनें या मैं कहूं बोरान पवन, अगर ये उपस्थित नहीं होता तो ये पवन भारत में चलते हुए इवन तमिलनाडु तक आती। और याद रखिए, ये पवन अगर भारत में आती या हिमालय पृथ्वी पर या खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थित नहीं होता, तो याद रखिए भारतीय उपमहाद्वीप ठंड के समय शीत मरुस्थल तथा गर्मी के समय ये एक हॉट डेजर्ट यानी कि गर्म मरुस्थल में परिवर्तित होता। ना ही भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन होता और ना ही भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में वर्षा होती। यानी कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा, हिमालय एक तो ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली इन पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है तथा इस दिशा से अगर मैं कहूं जो आवधिक पवन आती है, इसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम का भारतीय महा मानसून। तो भारतीय महा मानसून चलते हुए भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में वर्षा कराता है। इसका मुख्य कारण बच्चों ये है कि उस मानसून को रोकने के लिए उपमहाद्वीप में हिमालय उपस्थित है। तथा अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपर से आने वाली ध्रुवीय पवनें तमिलनाडु तक जिनका पोटेंशियल है हिमपात कराने का, वो पवनें नहीं आती, उसका भी मुख्य कारण क्या है? हिमालय है। तो याद रखिए, हिमालय हमारे लिए वर्षा के लिए तथा ध्रुवीय पवनों से भारत को बचाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। क्लियर? अब याद रखिए कि ये जो पवन हमने देखी जो चलती है यूएसए में, इस पवन के सापेक्ष कोई अवरुद्ध करने वाली भौगोलिक इकाई उपस्थित नहीं है। अगर रॉकीज की उपस्थिति इस दिशा में ना होकर इस दिशा में होती, तो याद रखिए बच्चों, कनाडा हो या यूएसए हो, दोनों ही क्षेत्रों में एवरेज एनुअल टेम्परेचर अर्थात औसत वार्षिक तापमान ये उच्च होता। क्लियर? परंतु हिमालय हमारे लिए इस दिशा में उपस्थित है, यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में ये इस प्रकार से उपस्थित है। यही कारण है कि इन ध्रुवीय पवनों का अराइवल इस दिशा में होता है। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से किसी क्षेत्र के वातावरण को, किसी क्षेत्र के एटमॉस्फेयर को, किसी क्षेत्र के जलवायु को वहां चलने वाली स्थानीय पवनें कैसे प्रभावित करती हैं। हमने एक छोटा सा पार्ट मैपिंग का भी देखा। हम इस प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते समय बीच बीच में कुछ क्षेत्रों की मैपिंग आवश्यक रूप से देखेंगे। क्लियर है? अगर आप सेपरेटली मैपिंग का एक चैप्टर चाहते हैं तो यू कैन मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आप कमेंट सेक्शन में से मेंशन कर दें, मैं उस क्षेत्र की मैपिंग आपको अलग से भी करा दूंगा। चलिए, इसी प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आपको जो है ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे टॉपिक्स को। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।